नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सियासी उठक पटक अपने पूरे चरम पर है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हैं। इन 5 बड़ी खबरें बहुत कुछ बयां करती है। मैं आज आपको उत्तर प्रदेश की सियासत के संक्रांति काल से जुड़ी बड़ी खबरें दिखाने जा रहा हूं। मकर संक्रांति के खास दिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी खबर आने वाली है। मैं उत्तर प्रदेश में छोटे दलों की बढ़ती भूमिका को समझने और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं कांग्रेस ने पहली लिस्ट के साथ ही उत्तर प्रदेश में महिला कार्ड खेल दिया है। मैं सियासी पार्टियों में बगावत का पोस्टमार्टम भी करने जा रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में ओवैसी फैक्टर का असर भी आपको समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी उठक पटक का काउंटडाउन बहुत तेजी से चल रहा है। मेरी नजर उत्तर प्रदेश की लखनऊ की हर हलचल पर बनी हुई है। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी हर दिन आवाज मैं यूं ही बुलंद करता रहूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज, राष्ट्र की आवाज। मकर संक्रांति हिंदुस्तानी संस्कृति में इस दिन का बेहद खास अहम दिन है। कहा यह जाता है कि इस दिन सूर्य दक्षिणयान से उत्तरयान की तरफ जाते हैं। सूर्य की दिशा बदल जाती है। अब से चंद घंटों बाद उत्तर प्रदेश की सियासत का संक्रांति काल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आने वाली है। स्क्रीन पर 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ सूर्य की बदलती दिशा है, तो दूसरी तरफ सियासी दलों में नेताओं की बदलती चाल है। ये 2 तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम है, गौर से देख लीजिए। कल इसका महत्व आपको पता चलेगा। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि 14 जनवरी को होने वाली सियासत की सबसे बड़ी हलचल पर मेरे उत्तर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सियासत का संक्रांति जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक सियासत बदल रही है, उससे सूबे की सियासत पूरी तरीके से अलग हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 3 दिन में 3 बड़े मंत्रियों के इस्तीफा दे दिया। 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और लखनऊ में हलचल बढ़ गई। 12 जनवरी को कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया और लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल बढ़ गई, यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली में भी। 13 जनवरी को कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा आया और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ गई। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की हैट्रिक से लखनऊ का सियासी तापमान बढ़ गया है, दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिरी वक्त में आखिर क्यों नेता ये पाला बदल रहे हैं। 5 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाले नेता अब क्यों दल बदल रहे हैं। दल बदल के इस खेल के पीछे कौन है। दल बदल के इस खेल का असर उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर पड़ने वाला है, किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा,
और सियासत का सबसे बड़ा अड्डा। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। जिसने उत्तर प्रदेश पर राज कर लिया, समझो दिल्ली उसकी हो गई। यूपी के चुनावी रण का ऐलान होते ही सियासतदानों में भागम भाग शुरू हो गई। विधायक तो क्या, मंत्री भी पाला बदल रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है योगी सरकार में श्रम मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म तो प्रतापगढ़ जिले में हुआ था, लेकिन उनकी चुनावी सियासत का आगाज हुआ रायबरेली से। रायबरेली की डलमाऊ सीट से 1996 में स्वामी प्रसाद मौर्य पहली बार विधायक बने और 2022 में लगातार दूसरी बार डलमाऊ से विधानसभा का सफर तय किया। 2007 के विधानसभा चुनावों में स्वामी प्रसाद मौर्य को कांग्रेस के अजय पाल सिंह ने चुनाव हरा दिया। बावजूद इसके बीजेपी की मायावती सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर की पडरौना सीट से उपचुनाव जीतकर फिर से विधानसभा में एंट्री की और उसके बाद से लगातार पडरौना को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। 2017 के चुनाव से ऐन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी छोड़कर यूपी की सियासत में हलचल पैदा कर दी और एक बार फिर कमल के निशान पर पडरौना से चुनाव जीत लिया। 5 साल बाद एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने वही दाव चला है जो उन्होंने 2017 में चला था। चुनावों से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के इस दाव को काफी अहम तो माना जा रहा है, लेकिन उन्होंने बीजेपी को झटका क्यों दिया, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में आए थे तब उन्होंने कई शर्तें रखी थी, जिनमें से कैबिनेट मंत्री सहित उनकी बेटी को सांसद का टिकट देने की शर्त भी शामिल थी। बदायूं से बीजेपी की टिकट पर संघमित्रा मौर्य ने संसद का चुनाव भी जीता, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो परिवारवाद को बढ़ावा देने में लगे थे, जो बीजेपी को कतई मंजूर नहीं था। मिशन 2022 में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य के लिए टिकट मांग रहे थे, जिससे बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया। यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य को नागवारा गुजरी और उन्होंने बीजेपी को झटका दे दिया। 2017 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, तब भी उनके साथ समर्थकों का रैला था और 2022 में कुछ वैसा ही सीन दोहराया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ योगी सरकार में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने भी बीजेपी से बगावत कर दी है। दारा सिंह चौहान मऊ जिले की मधुबन सीट से 2017 में चुनाव जीते थे। दारा सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी सीट बदलकर घोसी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी इससे सहमत नहीं थी। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य कैंप तो उनका नाम पहले से ही गिना जाता है। चुनाव से ऐन पहले बीजेपी छोड़ने वालों में आयुष मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी का भी नाम जुड़ गया। धर्मपाल सिंह सैनी सहारनपुर की नुक्कड़ सीट से विधायक हैं और चुनाव से ऐन पहले उनकी नाराजगी का जो समीकरण समझ आ रहा है, उसके मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में ही धर्मपाल सिंह सैनी ने बीजेपी से बगावत की है, क्योंकि 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्होंने बीएसपी को अलविदा कहा था। जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी से मोह भंग हो गया तो धर्मपाल सिंह सैनी ने भी बीजेपी से दूरी बनाने में भलाई समझी। बीजेपी को एक और झटका लखीमपुर खेरी में लगा। लखीमपुर कांड के बाद से बीजेपी वैसे ही मुश्किलों में फंसी हुई है, लेकिन धोराहारा के विधायक बाला प्रसाद के इस्तीफे से संकट और गहराता नजर आ रहा है। बाला प्रसाद अवस्थी ने बीजेपी क्यों छोड़ी, इसका एक बड़ा कारण कांग्रेस के दिग्गज रहे जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना माना जा रहा है। लखीमपुर खीरी का धोराहारा सीतापुर और बहराइच से सटा हुआ इलाका है। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि धोराहारा से बाला प्रसाद अवस्थी का टिकट कट सकता है, क्योंकि धोराहारा की सियासत से जितिन प्रसाद का गहरा जुड़ाव है।
माना जा रहा है कि 2022 में धोराहारा से बीजेपी जितिन प्रसाद या उनके करीबी को चुनाव लड़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि चुनावी समर में झटके केवल बीजेपी को ही लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे हरिओम यादव ने भी पाला बदल लिया है। हरिओम यादव की फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में गहरी पैठ तो है ही। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के वो समधी भी हैं। परिवार से हरिओम यादव ने दूरी क्यों बनाई, इसके पीछे घर में चिक-चिक की खबर ही सामने आ रही है। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार हरिओम यादव के समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक रामगोपाल यादव से नहीं पटती है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश के सत्तारूढ़ होने के बाद से रामगोपाल यादव का सियासी कद दिनों दिन बढ़ा है। रामगोपाल यादव की वजह से ही शिवपाल यादव ने पार्टी से बगावत की थी। ये बात अलग है कि इस बार शिवपाल यादव ने यू टर्न लेकर घर वापसी कर ली है। कुल मिलाकर 2017 में शिवपाल यादव और 2022 में हरिओम यादव दोनों की बगावत की वजह एक जैसी ही लगती है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दल बदल का दौर लगातार जारी है। चुनावी प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। कम से कम यूपी की सियासत के जानकार तो यही मानकर चल रहे हैं। चुनावी समर में नेताओं की भागम-भाग टीवी मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। ये बात अलग है कि चुनाव जीतने में स्थानीय और जाति का समीकरण यूपी की सियासत की असल कहानी है। अब देखना यह होगा कि पाला बदलने से दल बदलू नेताओं का वोटों का समीकरण कितना फिट बैठेगा और क्या नई पार्टी से वो विधानसभा तक पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। 2019 के बाद बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी थी और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो बीजेपी ने अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल को मंत्री बना दिया। इसी बीच खबर है कि बीजेपी ने अपना दल को करीब 14 सीटें देने का मन बना लिया है और इसको लेकर बीजेपी और अपना दल में सहमति भी बन गई है। इसके पीछे के सियासी समीकरण को समझिए। कुर्मी समाज पर अपना दल की पकड़। यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी आबादी। सूबे में करीब 6% कुर्मी सेथवारा समाज का वोट। 4 दर्जन विधानसभाओं में निर्णायक भूमिका में। 16 जिलों में 12% से अधिक सियासी ताकत। अब बात ओम प्रकाश राजभर के दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 2017 में बीजेपी के साथ थी। तब बीजेपी और सुभाषपा को सफलता मिली थी, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया है। दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आखिर राजभर को सभी पार्टियां क्यों लुभाना चाहती हैं, तो इसके पीछे की वजह समझिए। पिछड़ी जातियों में राजभर समाज की आबादी 4%। 66 सीटों पर राजभर समाज की संख्या 50,000 से 1 लाख तक। 163 सीटों पर औसतन 10 से 50,000 तक राजभर समाज। पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से मात खाए आरएलडी की चाहत इस बार आसमान छूने की है। यही वजह है कि आरएलडी ने इस बार समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया है। पश्चिमी यूपी में जबरदस्त प्रभाव। यूपी के 6 मंडल के 26 जिलों में प्रभाव। जाटों के प्रभाव वाली 136 सीटों पर असर। अखिलेश यादव तिनका बटोरने में लगे हैं। छोटी छोटी पार्टियों को अपने पाले में करने में जुटे हैं, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि सरकार बनने में बड़ी पार्टियों से ज्यादा अहम छोटी पार्टियां हैं। इसीलिए महान दल के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। केशव देव मौर्य ने बनाया महान दल। सूबे में मौर्य समाज की आबादी 6%। विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों की भूमिका काफी बढ़ गई है। ऐसे में विशेषज्ञों का क्या कहना है, आप सुनिए। जाति आधारित पार्टियां उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। निषाद समाज की पार्टी, राजभर समाज की पार्टी, कुशवाहा समाज की पार्टी, मौर्य समाज की पार्टी, चौहान लोनिया समाज की पार्टी,
तो इस तरह से पार्टियां बन रही हैं। तो इन पार्टियों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि जो बुके था कभी पिछड़े वर्ग का है और जो बुके कभी दलित वर्ग था वो अब बट गया है, जातियों में बट गया है। इसलिए जातीय छोटे दल बहुत महत्वपूर्ण हैं और 17 में इनकी महत्ता साबित हुई, 19 में साबित हुई और अब उसी का प्रयोग भाजपा और सपा दोनों कर रही है। छोटी पार्टियां जिन्हें कभी वोट कटाव का तमगा मिला था, जिन्हें बड़ी पार्टियां कभी ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन बदलते वक्त में उनकी अहमियत बढ़ गई। आज सभी बड़ी पार्टियां छोटे दलों को साथ लेकर चलने की जुगत में लगी हैं, क्योंकि सत्ता तक पहुंचने के लिए छोटे दलों की बड़ी भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा देकर हलचल मचा दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बुलेटिन की शुरुआत में मैंने सियासत के संक्रांति काल की बात कही थी और अब से चंद घंटों बाद इस संक्रांति के काल के मायने उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। आखिर दारा सिंह चौहान ने क्यों इस्तीफा दिया? अब से कुछ देर पहले उन्होंने मेरे साथ खुलकर बातचीत की और हर सवाल का जवाब भी दिया। आप भी सुनिए। दारा सिंह साहब, आप 24 घंटे पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन 24 घंटे में आपने इस्तीफा दे दिया, ऐसा क्या हो गया? देखिए, आपको भी पता है कि पिछले 5 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इस प्रदेश का बहुत बड़ा समाज जो जिसे पिछड़ा कहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया। इस प्रदेश का नौजवान, किसान हो, दलित हो, सारे लोगों ने मदद किया सरकार बनाने में। लेकिन 5 साल की सरकार में जब लगा कि उनको न्याय नहीं मिलने वाला है, न्याय की कोई रास्ता बचा नहीं रहा, तब जाके आखिरी में निर्णय हमने लिया है इस्तीफा देने का। लेकिन ये निर्णय आप पहले भी ले सकते थे। 5 साल तक आप सरकार में रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि जो आप जिक्र कर रहे हैं ये आपकी पार्टी के जो पूर्व पार्टी है उसी के लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों कंटिन्यू रहे और लास्ट मोमेंट पे क्यों इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस प्रदेश का जो गरीब समाज है, पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोग, इनके अंदर बड़ी गंभीरता होती है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के बाद 5 साल तक इंतजार करते रहे कि शायद कल मेरे हित में फैसला होगा, कल मेरे अधिकार की रक्षा होगी। करते करते 5 साल बीत गया। जब लगा कि अब मेरे अधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी, मेरे साथ न्याय नहीं मिल पाएगा, यहाँ का जो नौजवान है वो सड़कों पे घूम रहा है, जो किसान है अपने जानवर से रखवाली करे, खेत की रखवाली रात में जाड़े के दिन में कर रहा है, ऐसे छात्र नौजवान जिन्होंने पूरी शिद्दत और समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी का, आज स्कॉलरशिप से वंचित हो रहा है। ऐसे तमाम लोग जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा कि टीचर के भर्ती में जिस तरीके से उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ हुई कि कई महीने तक जाड़े, बरसात, गर्मी में लाठी जिनके ऊपर गिर रही है, आज क्या उनकी स्थिति है, इन सारी चीज़ों से आहत होकर, क्योंकि मैं भी पिछड़ा समाज हूँ, उसी समाज के लोग हैं जिनके अधिकारों से खिलवाड़ किया गया, इसलिए आहत होकर के हमने इस सरकार से त्यागपत्र दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत लगातार गर्माती जा रही है। चुनाव से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ओवैसी को एक चिट्ठी लिखी है। मैं सरफराज सैफी आपको यह समझाना चाहता हूं कि ओवैसी को लिखी गई चिट्ठी का असल मकसद क्या है। ओवैसी केवल जिताऊ सीटों पर उम्मीदवार को उतारने की अपील की गई है। दरअसल ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम का लगातार आरोप लगता रहा है। ओवैसी ए टीम की तरह अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे या बी टीम वाली छवि बनाए रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश चुनाव में तय होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। टिकट बंटवारा शुरू होने से पहले ही पार्टियां छोड़ने पकड़ने का खेल भी खेला जा रहा है। सियासी उठापटक के बीच
AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी को ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लेटर लिखा गया है। AIMPLB के सदस्य सज्जाद नोमानी की तरफ से लिखे लेटर में शंका जताई गई है कि यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटरों का बंटवारा हो सकता है, इसीलिए जिन सीटों पर जीत पक्की है वहां से पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए और वहीं उम्मीदवार उतारे जाएं। सज्जाद नोमानी ने 11 जनवरी का भी जिक्र करते हुए लिखा है कि इस दिन यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत दूसरे ओबीसी नेताओं ने बीजेपी छोड़ दी। जो लोग निर्दलीय हैं उनके खिलाफ वोटों का बंटवारा होने से रोकना चाहिए। नोमानी का दावा है कि मुस्लिम समाज के लोग नेता के रूप में ओवैसी को पसंद करते हैं। हालांकि ओवैसी का गढ़ तो हैदराबाद है, मगर अब हैदराबाद की जमीन उनके लिए छोटी पड़ने लगी है। इसीलिए ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एक तरफ जहां बीजेपी 300 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने 400 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। वहीं ओवैसी की नजर सिर्फ सूबे के 20% मुस्लिम समुदाय पर है। आपको धोखा दिया गया, आपको हर चुनाव में आकर कहा गया कि जिंदगी और मौत की बात है, सेकुलरिज्म का मामला है, मुसलमानों एक होकर कभी समाजवादी को दे दो, कभी बीएसपी को दे दो। मुसलमानों इस चुनाव में तुमको एक होना है अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। चुनावी नतीजे 10 मार्च को आएंगे। सूबे में 20% वोटर मुस्लिम हैं। करीब 144 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। सूबे में मुस्लिम एसपी बीएसपी का परागत वोटर माना जाता है, जिसे कांग्रेस भी साधने में जुटी है। अब ओवैसी भी सूबे में अपने सियासी आधार को मजबूत करने में लगे हैं। एक परसेप्शन सही या गलत बन गया है कि ओवैसी साहब वोट कटवा हैं और वो बीजेपी की मदद करने के लिए आते हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। तो इसलिए मुस्लिम समाज में थोड़ी चिंता है कुछ लोगों को, हालांकि कुछ लोग उनके साथ भी हैं, और वो अपील कर रहे हैं कि भाई बड़ी संख्या में वो न लड़ाएं, जिससे जो बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन है, खास करके समाजवादी पार्टी, तो उसका नुकसान न हो। उत्तर प्रदेश में बिछी चुनावी चौसर के बीच मुस्लिम मतदाता सत्ता के केंद्र में खड़ा है। ओवैसी जानते हैं कि अगर चुनावी लड़ाई को लखनऊ तक ले जाना है तो मुस्लिम वोटों को साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर को तवज्जो देंगे या फिर अपनी पुरानी रणनीति के साथ ही यूपी की सियासत में आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, और जाते जाते आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपना ख्याल कीजिए और अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए। कोविड नियमों का पालन कीजिए। 2 गज दूरी जान के लिए बेहद जरूरी। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।